लंबा कद केवल फिजिकल पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं, विराट कोहली का एक अपवाद दिलीप वेंगसरकर के इसमें था। 5 नंबर कमरा था। हाँ। और स्ट्रगल इतना था कि मुझे आज भी याद है कि उनका सामान ऊपर से नीचे फेंक दिया गया था। ओह। पर जब वो 10 दिन बाद आए हाँ। तो 15,000 लोग थे क्राउड। ओहो हो। हिरवानी, अमिताभ, नीलोसे, सुनील लाहौरे, राजेश चौहान, ये हाँ। सब लोग यंग थे बिल्कुल। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, हाँ। उनकी भी जवाबदारी बनती है कि वो प्रॉपर बैलेंस लेके आए। अरुण लोगाट सीईओ होते थे वहाँ के, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे साउथ अफ्रीका के, तो वो हमेशा मुझे, फिर डेव रिचर्डसन आ गए, वो बोलते थे दोनों। शुभमन गिल ने 100 पहली बार बना दिए फर्स्ट इंग्लैंड में, यशस्वी जायसवाल ने बना दिए, केएल राहुल ने बनाए, ऋषभ पंत बना चुके हैं। ये सब यंगस्टर्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में अपने प्रथम दौरे में टेस्ट 100 बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी साइन है। लंबा कद केवल फिजिकल पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि लंबा कद बनाया है अपने कर्मों के द्वारा। Yes, I am talking about the legend, the most humble and polite celebrity of Indian cricket, Shri Sanjay Jagdale sir. As an administrator, as a coach, as a player, जिस शख्सियत ने इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। सर, आपने बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे, 2 टर्म्स तक आप सीनियर इंडियन टीम के सिलेक्टर भी रहे, 2000 से 2008 तक। इवन जूनियर इंडियन टीम के सिलेक्टर रहे, आप इंडियन टीम के मैनेजर भी रहे। इतना लंबा एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस फील्ड्स इन क्रिकेट, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा और आपके थ्रू बहुत लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो सर, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आपने जब आप सिलेक्टर रहे उस दरमियान किन ऐसे प्लेयर्स को आपने स्पॉट किया और जो बाद में भारत का टीम का हिस्सा बने? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही किया। हाँ। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी टीम वर्क होता है। तो मैं 2000 से 2008 तक सिलेक्टर था। 8 साल। मैं सोचता हूँ उस समय भारतीय क्रिकेट अपने पीक पे रहा। खास करके 2000 से 2004 तक जो बल्लेबाजी थी भारतीय टीम की, मैं नहीं सोचता टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इतनी अच्छी और इतनी आकर्षक बल्लेबाजी ज़्यादा होंगी। तो देखिए, खिलाड़ी को स्पॉट नहीं, खिलाड़ी खुद करता है और अपनी जगह बनाता है। तो सिलेक्टरों का काम तो ये होता है कि एक अच्छा ग्रुप बना दें, टीम अच्छी, सब रिक्वायरमेंट पूरी हो, जस्टिस हो, जो अच्छे लड़के, जो खिलाड़ी उपयोगी हैं, जो यूज़फुल हैं, जो टीम को मदद करेंगे अच्छी टीम बनाने में, उनको पिक किया जाए। और जैसे टीम मिलजुल के खेलती है, किसी एक को श्रेय नहीं दे सकते, वैसे ही सिलेक्शन कमेटी भी मिलजुल के काम करती है। 5 सिलेक्टर होते हैं और वो सब 5 मिलके जॉइंट डिसीजन लेते हैं। तो किसी एक को कुछ अपवाद ज़रूर हो सकते हैं, जैसे विराट कोहली का एक अपवाद दिलीप वेंगसरकर के इसमें था कि जब वो उनको हमने 2007 में पिक किया तो बाकी सिलेक्टर्स ने नहीं देखा था। दिलीप वेंगसरकर उनको ऑस्ट्रेलिया में देख के आए थे। मुझे याद है उन्होंने मुझे जब आके बोला कि संजय साहब बहुत अच्छा लड़का है और अपने को खिलाना चाहिए, तो मैंने कहा तुम इफ़ यू आर कन्विंस दिलीप देन लेट अस पिक हिम। हमने पिक किया उसको। तो उसका बहुत श्रेय मैं दिलीप को दूंगा। पर विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी थे, अगर उनको दिलीप वेंगसरकर नहीं देखते तो और कोई देखता। वो तो कोई किसी की मोहताज नहीं थे, किसी के उसके। वो तो ऐसे खिलाड़ी तो अपनी खुद जगह बना लेते हैं। सर, ये आपका बहुत बड़प्पन है कि आप हमेशा श्रेय सभी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने केवल बीसीसीआई नहीं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी बहुत काम किया है। हम जिस मैदान में इस वक्त बैठे हैं, ये मिड ऑफ 1995, क्योंकि मैं भी यहाँ पर उस वक्त देखा है कि केवल 2 नेट्स थी और खाली मैदान था। और होलकर साम्राज्य का इस मैदान ने बहुत स्वर्ण काल देखा है। तो आपने एक्चुअली इस स्टेडियम को आपने गढ़ा है। आपकी कल्पना, आपके इनिशिएटिव और आपके हार्डवर्क से आज हम इसको इस रूप में देख रहे हैं जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। हाल ही में अभी इवन विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई है, उसके 5 मैचेस होस्ट हुए हैं। तो सर, आप हाउ डू यू फील अबाउट दिस? नहीं, बहुत अच्छा लगता है।
देखिए मेरे को भी मोटिवेट किया, जैसा आपने बोला, जब मैं 98 में एंड में 98 के 8 में सेक्रेटरी बना था, तब मेरे पिताजी का तो स्वर्गवास हो चुका था, पर वो हमेशा यहाँ की बात करते थे कि यहाँ पे बनना चाहिए स्टेडियम, यहाँ बनना चाहिए। किंतु जब मैं सेक्रेटरी बना तब मुश्ताक अली सर और सरवटे सर दोनों जिंदा थे। और जब मैं सेक्रेटरी बना था तो मुझे याद है जनरल बॉडी में मुश्ताक साहब ने मेरा नाम प्रपोज किया था सेक्रेटरी के लिए, और सरवटे साहब ने सेकंड किया था, और माधवराव जी सिंधिया अध्यक्ष थे, उनने उसको माना उसको। तो ये बड़ा भाग्यशाली था मैं कि इतनी बड़ी हस्तियों ने, उनका आशीर्वाद था मेरे को। और जब तक वो जिंदा रहे, वो दोनों भी मुझे हमेशा, खास करके सरवटे साहब भी बहुत मेरे को मोटिवेट करते थे कि संजय स्टेडियम, क्योंकि उन लोगों का इमोशनल लगाव था कि होलकर क्रिकेट टीम, वो लोगों ने इंदौर का नाम पूरी दुनिया में इसी मैदान से फैलाया था। और मैं भी जब 8 साल का था तो पहला मैच मैंने यहाँ पे, एक मुश्ताक साहब का बेनिफिट मैच मैंने यहाँ देखा था। तो मेरा भी इमोशनल अटैचमेंट ये था कि मैं होलकर्स के सभी क्रिकेटर्स को मैंने बहुत पास से देखा था, बहुत पास से देखा था, हमारे घर आने जाना था, पिताजी थे, तो मेरा भी थोड़ा इमोशनल वो तो था। फिर मेरे को लोगों ने मोटिवेट किया बहुत कि खास करके रमेश भाटिया हमारे पुराने क्रिकेटर थे, मेरे सीनियर, वो मुझे बहुत बोलते थे कि यार यहाँ स्टेडियम बनाओ, उनका भी अटैच। तो इस चीज़ से मोटिवेट है। और सरवटे साहब मुझे बहुत वो करते रहे कि संजय यहाँ बनाना, और मुझे खुशी है कि उनके जीवन काल में स्टेडियम बनना शुरू हो गया था, और एक उसकी एक गैलरी बन चुकी थी। मुझे याद है उनके डेथ के पहले उन्होंने मुझे बोला कि संजय मुझे जो भी बना मुझे दिखाओ, तो मैं उनको कार में बैठा के लाया था, उनका घर पास में ही है यहाँ से। मैं उनको बैठा के लाया था कार में, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और बहुत खुश हुए थे। तो एक तरह से हम अपना स्वर्णिम इतिहास प्रिजर्व कर रहे थे, और उस हिसाब से इतिहास जिंदा रहा, और होलकर स्टेडियम नाम हुआ, और सब पुराने क्रिकेटर्स के भी नाम है। तो होलकर की जो अचीवमेंट्स हैं वो हमने जिंदा रखने की कोशिश करी, नहीं तो जनरेशन वाइज आजकल के क्रिकेटर याद नहीं रखते हैं। आजकल के क्रिकेटर तो गावस्कर को भी नहीं पहचानते, तो होलकर तो बहुत दूर के हो गए। नहीं, निश्चित तौर पे हम हमारी पहली पीढ़ी से सीखते हैं, और जैसे आपके पिताश्री मदन सिंह जगदाले सर और आपके भाई अशोक जगदाले सर, उनसे आपको क्रिकेट के गुर मिले, वैसे ही शिक्षा जगत की बात करें तो जगदाले स्कूल, जगदाले कॉलेज, जो विमल जगदाले मैडम आपकी मम्मी, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उन्होंने डेवलप किया, तो आपको घर में ही दो बिल्कुल डिस्टिंक्ट सक्सेस स्टोरीज, हाँ, दो सक्सेस स्टोरीज देखने को मिली। तो आपने उनसे कैसे सीखा, आपके पापा मम्मी और बड़े भाई से? दोनों मदर और फादर से तो बहुत सीखा। मदर से क्योंकि वो ट्रिपल एमए थी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, तीनों। तो वो चाहती थी कि हम पढ़े लिखें, और पिताजी क्योंकि क्रिकेट में थे, वो चाहते थे क्रिकेट। तो बड़ा दोनों तरफ अट्रैक्शन था, पर मैं किस्मत से कहूँगा कि दोनों चीज़ें मैंने ग्रहण करी। कि मेरे को पढ़ने का शौक, हालांकि स्टूडेंट में बहुत एवरेज था, बट बाकी पढ़ने का, साहित्य और बाकी पढ़ने का मेरे को मदर से मिला, और खेलने का शौक पिताजी से मिला। इस तरह से दोनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनहेरिट कर लिया मैंने। सर, आपने 1981 में सीसीआई की स्थापना करी, क्योंकि उस वक्त जैसे 1983 में हम लोग इंडिया वर्ल्ड कप जीता, और इंदौर में उस दौर में जितना मैंने स्टडी किया है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं होता नहीं था, क्रिकेट हाँ, नहीं था, बिल्कुल। तो आपने सीसीआई शायद इसी सोच से किया होगा कि जो आपके समय में बहुत सारा क्लब्स या बहुत एक्टिविटीज, फैसिलिटीज स्पोर्ट्स पर्सन्स को नहीं मिलती थी, वो आपने क्रिकेट के गुर सिखाने की कोशिश करी टू द फोर्थ कमिंग जनरेशन। और नरेंद्र हिरवानी जो एक लेजेंड है, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड था, आप उनके कोच रहे, आप अमय खुरसिया के रहे, अमिताभ विजयवर्गीय, देवाशीष निलोसे, ऐसे बहुत सारे फहरिस्त हैं प्लेयर्स की। और हम अभी की बात करें तो वेंकटेश अय्यर है, रजत पाटीदार है, आवेश खान है, नमन ओझा, तो ये सब आपको अपना गुरु मानते हैं। तो आप किस तरह से इसे देखते हैं कि ये जर्नी, आपकी सीसीआई की जर्नी किस तरह से रही? नहीं, जैसा कि आपने कहा, उसका मेन पर्पस तो यही था कि जब हमारी जनरेशन खेल रही थी, मैं अकेला नहीं लूंगा, मेरे साथ वाले क्रिकेटर्स भी थे। तो
उनको मैं अनफॉर्चुनेट जनरेशन कहूंगा कि उस समय कुछ खेलने को ही नहीं था। यहाँ इंदौर में कुछ भी नहीं था, कोई टूर्नामेंट्स नहीं थे, कुछ मैच नहीं। हम लोग रणजी ट्रॉफी खेलने जाते थे तो 2-3 दिन पहले टीम बन जाती थी और 2 दिन प्रैक्टिस करके हम खेलने चले जाते थे और 4 मैच खेल के वापस आते थे, सीजन खत्म हो जाता था। तो वो मुझे हमेशा चुभता था और सब लोग उस समय जुड़े हुए लोग क्रिकेट बोलते थे इंदौर का क्रिकेट खत्म हो गया है, जबकि मेरा हमेशा फर्म था खत्म नहीं हुआ है, अवसर और गाइडेंस की कमी है बस, और कुछ नहीं। कि आप उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए और खेलने की जगह नहीं थी, खेलने के लिए सब पैसे भी नहीं थे। तो जब मैं रिटायर हो गया 81 में खेल के, तो मैंने इमीडिएट यही सोचा कि जो हमारी जनरेशन को नहीं मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली जनरेशन को वो चीज़ नहीं भुगतनी पड़े। इसलिए मैंने वो क्लब छोटा सा स्टार्ट करके, छोटा सा लेवल पे, और 20 एक बच्चे जिसमें ये सब थे जो आपने नाम लिए, ये सब बच्चे उसमें थे। 20 एक बच्चे सब 14-15 साल के थे, उनको लेके मैंने एक टीम बना ली CCI की, और मैं खुद खेलता था कप्तान बन के इनको, छोटे बच्चों को लेके। मैं कुछ करता नहीं था बैटिंग बॉलिंग, बस सिर्फ मैदान में इनके साथ खड़े होके कैसे खेले जाता है मैच, सॉर्ट ऑफ कप्तानी करके, प्लस नेट्स करा के इनको थोड़ा कोचिंग, जो भी मुझे कर सकता था वो करा। और उसका नतीजा 3-4 पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, खूब मैं कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि क्या पागलपन है, अकेला धूप में खड़े होकर करते रहता है। बट जब 3 साल में जब नतीजे मिलने चालू हो गए और इतने सारे बच्चे निकल के आ गए, और फिर जब हिरवानी खेल लिए टेस्ट, तो इंदौर का सीनरी बदल गया। फिर दूसरे क्लबों ने भी वो चिप को पिकअप किया। कुछ क्लब्स ने, फिर दूसरे क्लबों ने भी नए क्लब बच्चों को लेके खेलना चालू हुआ कि नहीं, ये अगर ऐसा हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इस तरह से इंदौर का क्रिकेट CCI चालू होने के 5-6-7 साल बाद से पिकअप होने चालू किया, और वो बढ़ता गया। मतलब डेफिनेटली एक प्लेयर में भी भूख होती है सीखने की। मैंने नेहरू स्टेडियम में वो रूम भी देखा जहां नरेंद्र हिरवानी जी रहे होंगे, और उन्होंने इतनी लंबी 5 नंबर कमरा था। और स्ट्रगल इतना था कि मुझे आज भी याद है कि उनका सामान ऊपर से नीचे फेंक दिया गया था। इतना स्ट्रगल किया, इतना उनके साथ, और वो सामान फेंका गया, उसके विदिन 1 साल वो भारत के लिए खेल ली। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। yes. और मुझे याद है कि जब वो टेस्ट खेलने जा रहे थे तो मैं और सुभाष बायस मेरे मित्र थे, और CCI में और MPC में भी रहे जॉइंटली। तो मैं और वही छोड़ने गए थे हिरवानी को स्टेडियम पे, एयरपोर्ट पे। कोई किसी को पता नहीं था कि क्या है, वो सिलेक्ट हो गया था इंडियन टीम, और किसी को पेपर में कुछ आई नहीं थी न्यूज, और सिलेक्ट हो गया था। हम जब छोड़ने गए दोनों जने, तो कोई भी नहीं था, और स्कूटर्स पे गए थे हम लोग। अच्छा। और वो हिरवानी के पास तब कार आ गई थी छोटी एक, उससे उनके मित्र ने छोड़ा। पर जब वो 10 दिन बाद आए तो 15,000 लोग थे क्राउड में, और सब जने ये कर रहे थे कि हम इसका स्वागत करेंगे, हम इसका। तो ये तो ये होता है, जब आप कुछ बन जाते हो तो बहुत खड़े हो जाते हैं लोग, जब आप कुछ नहीं हो तो कोई नहीं आता। राइट। अभी रणजी टीम भी हमारी मेंस क्रिकेट में विनर रही, और इवन सीनियर की MP टीम विमेंस में वो भी विनर रही। हमारे यहाँ क्रिकेट में हम चंद्रकांत पंडित सर की बात करें, अशोक मंकड़ सर की बात करें, संदीप पाटिल जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, तो ये जो स्ट्रेटेजिक एक मैनेजमेंट होता है क्रिकेट का, मतलब नॉट ओनली डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ प्लेयर्स, पर स्ट्रेटेजी पे भी काम करना। तो एज अ कोच आप कैसे देखते हैं कि कैसे एक टीम को डेवलप किया जा सकता है सो दैट वो एक विनिंग टीम में कन्वर्ट हो? नहीं, देखिए, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, कोई ओवरनाइट 1-2 साल में चेंज नहीं होते। और इसकी मैं शुरुआत करूंगा जब 1983 में माधवराव सिंधिया जी प्रेसिडेंट बने। उनका विजन बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा विजन था। और मुझे याद है कि मैं रिटायर हो चुका था 2 साल पहले, और जब वो पहली बार जो दैनिक भास्कर के इनॉग्रेशन फंक्शन में उन्होंने डिनर था, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया पार्टी में, और मेरे से बोला कि संजय, वो जानते थे कि मैं यंगस्टर्स को लेके कोचिंग कर रहा हूँ, बच्चों को लेके, और मुझे बोले कि मैं चाहता हूँ कि मैं टेक ओवर कर रहा हूँ MPC प्रेसिडेंट, तो मैं चाहता हूँ तुम 2 साल MP टीम को लीड करो, और तुम पिक कर लो जो बच्चे लेने, यंग साइड बनाना है। तो मैं तब तक मेंटली मैं निकल चुका था, मैं कोचिंग में आ गया था, तो मैंने उनको मना किया, मान ही रहे थे, जिद करते रहे, नहीं। बट फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को थोड़ा बैक का प्रॉब्लम भी हो गया था, तो फिर वो बोले ठीक है, अच्छा, बट आई वॉन्ट यू टू बी विद द MP टीम, मैं अशोक मनकड़ को ला रहा हूँ। यस, तो वो जो टर्निंग पॉइंट था, अशोक मनकड़ को वो कोच बना के लाया, और मैं को अशोक भाई के साथ काम करने के लिए उन्हें लगा दिया था। मैं
तो मैंने तो बहुत कुछ टर्निंग पॉइंट बड़ा माधवराव जी के समय में आया। और उसके बाद अशोक बनकर जब आ गए तो मैंने उनको पूरे एमपी में सब जितने यंगस्टर्स थे वो सब दिखाए ले जाके दिला कि देखो अशोक भाई ये लड़के हैं। और फिर उन्होंने बोला कि यार संजय भाई अपन बढ़िया टीम बना लेंगे, ये बनेगी अच्छी, थोड़ा टाइम लेगा। और वो 2 साल के हिसाब से आए थे वो, और उन्होंने बड़ी यंग टीम, ये सब लॉट जो आपने नाम लिया, हिरवानी, अमिताभ, नीलोसे, सुनील लाहौरे, राजेश चौहान, ये सब लोग यंग थे बिल्कुल। और टीम बदली पूरी, वो यंग टीम बनी और अशोक खुद रहे 2 साल। फिर उसके बाद 2 साल जब थोड़े खेल लिए तब संदीप पाटिल कोच बन के आ गए। तो संदीप पाटिल कैप्टन बन के आए। संदीप तो बहुत बढ़िया कैप्टन थे ही उनका बहुत, और वो भी अशोक बनकर के ही चेले थे वो। अच्छा। तो उन्होंने फिर वो टीम वही यंग टीम लेके खेलना चालू किया, जो सेमीफाइनल भी खेल ली। और कुछ साल संदीप रहे, उसके बाद चंद्रकांत पंडित आए। चंदू पंडित कैप्टन बन के आए। मैं उस साल कोच था तब उनके साथ, और वो भी अशोक मनकट से इन्फ्लुएंस थे, उन्हीं के अंडर में खेले हुए थे। तो वो कंटिन्यूटी थी। तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत कुछ, देखिए किसी को एक को देना नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि टीम होती है, एज ए टीम आपको वर्क करना पड़ता है। तो उस समय एज ए टीम बहुत अच्छा काम हुआ। मैं 98 में मैं सेक्रेटरी बन गया फिर। और हमने बाद में फिर और भी बाहर के कैप्टन्स लिए, हमने ऋषिकेश कनेटकर को लिया था, सुलक्षण कुलकर्णी को भी लिया था बीच में, क्योंकि नई टीम बन रही थी तब लिया। तो फिर बाद में धीरे धीरे बनता गया। एकेडमी इंडोर हमारे यहाँ मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की पहली या दूसरी इंडोर एकेडमी है अपनी, जो बन गई रेसिडेंशियल एकेडमी। तो उससे सब धीरे धीरे, और इन चीजों के रिजल्ट थोड़े समय लेते हैं। एक सिस्टम बनता है, एक कल्चर डेवलप होता है, वो बन के धीरे धीरे अब उसके नतीजे जो आने 2008-10 में जब शुरू हुई एकेडमी 10 में, तो धीरे धीरे उसके नतीजे आने शुरू हुए, जैसे जूनियर क्रिकेट, सीनियर क्रिकेट। तो ये कंटिन्यूटी, और होपफुली ये कंटिन्यू करेंगे। और फिर चंद्रकांत पंडित एज ए कोच आ गए जब, तो फिर बात ये लोग हो गई एकदम। उन्होंने तो आके क्रिकेट कल्चर चेंज किया, बहुत कुछ श्रेय उनको आएगा। उनके समय में आपने देखा 3 लड़के भारतीय टीम में भी खेल लिए, तीनों रजत, वेंकटेश तीनों। तो और टीम जीती भी, और लड़कियों की टीम भी जीती, जूनियर क्रिकेट में भी जीते। तो इस तरह लड़कियां भी खेल ली इंडियन टीम। तो ड्रामेटिक चेंज है। और अगेन चंद्रकांत पंडित को भी 3-4 साल लगे वो करने में। एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, सिस्टम बना हुआ था, तो उसमें थोड़ा और सुधार आके उन्होंने किया, प्रॉपर गाइडेंस दिए। तो ये कंटिन्यूड एफर्ट थे एंड जॉइंट एफर्ट थे, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे। हाँ, आपका जब अभी आपने ये शेयर किया कि चंद्रकांत पंडित सर कोच थे, तो मतलब मुझे ये याद है कि इवन इसके पहले जब हमारी एमपी टीम रणजी के फाइनल में पहुंची, तब आप कोच थे। तो आपका योगदान निश्चित तौर पे बहुत अहम रहा है। और अभी आपने जैसे माधवराव सिंधिया जी का जिक्र किया, तो हमारी जैसे होलकर फैमिली जानी जाती है कि वो क्रिकेट लविंग रही, वैसी सिंधिया फैमिली भी रही। बिल्कुल। तो माधवराव जी सिंधिया के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब महाआर्यमन सिंधिया, उन लोगों ने भी कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। और बिल्कुल, वो ज्योतिरादित्य जी के टाइम भी वही चलता रहा। उन्होंने, देखिए एक चीज बहुत अच्छी थी सिंधिया परिवार की, थी नहीं और अभी भी है, कि मैं उनको कभी राजनीतिक नहीं मानता। वो माधवराव जी जेन्युइन क्रिकेट लवर थे, खेलने के शौकीन थे। वो मेरे को एज ए क्रिकेटर बहुत पसंद करते थे। बाद में तो ठीक है, पसंद करते थे, पर्सनल बहुत हो। तो उनका इक्वेशन एज ए क्रिकेट लवर था। उन्होंने कभी इंटरफेरेंस नहीं किया, न ज्योतिरादित्य जी ने किया, कि जैसे पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करते हैं जनरली, ये कर दो वो कर दो। उन्होंने दोनों जनों, क्योंकि देखिए एक पारिवारिक एजुकेशनल बैकग्राउंड सिस्टम, पारिवारिक कल्चर सब आता है उनका। तो जो संस्कार माधवराव जी के थे वो कंटिन्यू होते हुए, मुझे पूरी विश्वास है कि आर्यमन तक, युवराज तक भी रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ी अलग तरह डिफरेंट फैमिली, जैसा आपने बोला होलकर्स का भी, तो होलकर्स का प्री इंडिपेंडेंस ट्रिमेंडस योगदान इंदौर के इतिहास में। बिल्कुल। उसके बाद होलकर्स के होने के बाद जब मध्य प्रदेश बन गया, तो फिर सिंधिया। इवन मध्य प्रदेश में भी होलकर, जो हमारी जनरेशन थी, वो होलकर परिवार के कारण ही खेली है, बहुत कम लोग जानते हैं। तब सिंधिया जी महाराज आए नहीं थे, तब उसके पहले तो पैसे नहीं थे, तो उषा राजे और सतीश मल्होत्रा सर पैसे देते थे, उस पैसे से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन चलता था। उस पैसे से टीम, ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। उसी पैसे से हम लोग ट्रैवल करते थे, और वो हर साल 5-7 लाख रुपए देते थे, जिससे प्रैक्टिस होती थी, बॉल्स आती थी। तो वो योगदान उनका हमेशा रहा जब तक वो इन्वॉल्व रहे। फिर
83 से सिंधिया जी महाराज आ गए, फिर सिंधिया परिवार का चालू हो गया। तो न तो होलकर परिवार ने कभी इंटरफेयर किया या कोई राजनीति, न सिंधिया परिवार ने कभी इंटरफेयर किया, न राजनीति। हाँ। वो क्रिकेट के भले के लिए और खिलाड़ियों के भले के लिए ही करते रहे। हाँ, अभी आपने जैसे फैसिलिटीज की बात करी, तो पैसा बहुत ज्यादा नहीं था पहले क्रिकेट में, बट डेफिनेटली जितने स्टेट एसोसिएशंस हैं, अब मैच फीस भी मिलती है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी हो गए हैं क्रिकेट में, और पैसा बहुत कुछ आ गया है। तो जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं या जो इवन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं अब। लेकिन अब जो ये क्रिकेट का व्यवसायीकरण हो गया है आईपीएल के रूप में, मतलब हमारा जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट होता है हमारा आईसीसी के थ्रू, लेकिन उसके सिवा जो आईपीएल के मैचेस होते हैं उनको आप मतलब किस तरह लेते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं आईपीएल के विरोध में नहीं हूँ। हाँ। आईपीएल ने बहुत योगदान दिया हाँ। भारतीय क्रिकेट में, खास करके फाइनेंशियल रूप में, एंड खिलाड़ियों को अवसर दिए। हाँ। खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ियों, विदेशी खिलाड़ियों के अगेंस्ट खेलने के, उनके साथ खेलने के, प्लस फाइनेंशियल वो तो दी, किंतु कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं। अब मैं सोचता हूँ कि बीसीसीआई का और खिलाड़ियों का, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, उनकी भी जवाबदारी बनती है कि वो प्रॉपर बैलेंस लेके आए आईपीएल में और डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो रेड बॉल क्रिकेट है। हाँ। किसी की इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि रेड बॉल क्रिकेट को डैमेज किया जाए। हाँ। ये सबको इंश्योर करना चाहिए। उसमें बीसीसीआई का रोल भी है, उसमें आईसीसी का भी अंतर्राष्ट्रीय, उसमें फ्रेंचाइजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि उनको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो रेड बॉल क्रिकेट को डैमेज करें। दोनों एग्जिस्ट करने की जगह है, प्रॉपर बैलेंस लाना इन सबका काम है। मिल बैठ के बात करें कि कैसे बैलेंस बनाना रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट में। सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह, बट दोनों में इंटेंशन ये होनी चाहिए कि एक दूसरे को डैमेज नहीं करे कोई। क्योंकि देखिए, खिलाड़ी पे तो दबाव रहता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर सब जगह होता है पूरे हिंदुस्तान में कि फ्रेंचाइजी किसी युवा खिलाड़ी को ले लेती है। शुरू में तो अनकैप्ड प्लेयर है तो सस्ते में मिल जाता है, राइट। अब वो उसको बेसिकली ज्यादातर लेते हैं नेट्स में बॉलिंग करने के लिए, खास करके फास्ट बॉलर्स को, पर वो बोलते यही है कि हम तुमको ले रहे हैं। तो बेचारा खिलाड़ी तो गया है, अब वो दम लगा के कर रहा है वो। आप देखेंगे हर स्टेट में होता है कि वो स्टेट की टीम से खेलना बंद कर देता है। और लड़कियों में भी हो रहा है, वो लड़कियों के लिए भी हो रहा है, और वो स्टेट क्रिकेट में बंद कर देता है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट क्योंकि वो इजी है, छोटे फॉर्मेट में है और पैसा ज्यादा है, सब चीजें अट्रैक्शन है उसमें। तो वो खिलाड़ी ये सोचता है कि कहीं हम इंजर्ड हो जाएंगे तो वो चांस चले जाएगा हमारा उधर बढ़ने का। तो और वो ऐसे टाइम क्लैश नहीं होना चाहिए जब रेड बॉल क्रिकेट भी हो रहा है। इस तरह से कुछ, और ऐसा नहीं है कि अगर बैठ के इसका हल नहीं निकाला जा सकता, बैलेंस बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाना चाहिए इसका बैलेंस। अभी जैसे हमारी इंडियन विमेन टीम वो वर्ल्ड चैंपियन बनी, और पहले एक विमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन अलग हुआ करता था, लेकिन मैंने एक संध्या अग्रवाल जो हमारे इंदौर से ही है, उनका जब पॉडकास्ट लिया तब उन्होंने ये शेयर किया कि किस तरह आपका रोल रहा कि विमेन्स क्रिकेट बीसीसीआई के परव्यू में आया। आज जो हम क्रिकेट की ग्रोथ देख रहे हैं वो आपका इनिशिएटिव रहा जब आप बीसीसीआई में सेक्रेटरी थे। तो सर, सबसे पहले तो बीइंग क्रिकेटर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आज जो विमेन्स क्रिकेट का रूप देख रहे हैं उसमें बीज आपकी तरफ से भी बोए गए थे। हाँ, बीज तो, बोए, पर अगेन जैसा मैंने कहा कि एक प्रोसेस होता है। तो वो टर्निंग पॉइंट था वहां आना। देखिए, वो बीसीसीआई के लो ना, क्योंकि आईसीसी ने सब बोर्ड्स को बोला कि आप अपने अंडर में लो, बट बीसीसीआई एकमात्र रह गया था देश की वो जो उसने विमेन्स क्रिकेट नहीं लिया था। और मैं जब आईसीसी की मीटिंग में जाता था तो मुझे हारून लोगाट सीईओ होते थे वहाँ के, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे साउथ अफ्रीका के, तो वो हमेशा मुझे, फिर डेव रिचर्डसन आ गए, वो बोलते थे दोनों कि संजय, यू लाइक टू टेक ओवर, यू शुड टेक ओवर, यू आर द ओनली बोर्ड। और मुझे भी लगता था मॉरली कि भाई जब लड़कों को हम सब इतना कर रहे हैं तो क्यों नहीं लड़कियों को इनिशियल स्टेज में, यही टाइम में जब हमें मदद देना चाहिए। बट बीसीसीआई में कोई बहुत लोग कीन नहीं थे। तो पर फिर भी मैंने इंसिस्ट करके, श्रीनिवासन साहब प्रेसिडेंट थे, उनको बोला कि ये करना है। तो मेरे को शुरू में उन्होंने बोला, संजय गिव देम 30 करोड़, लेट देम रन। तो बट मैं सोच रहा था, मेरे हिसाब से वो इलाज नहीं था।
देखिए बीसीसीआई एक बॉडी है जहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सिस्टमेटिक होता है। हाँ, अब वो किसी को दे देते हैं हम 30 करोड़, क्या सिस्टम बनता है, कैसे होता, पैसे का यूज कितना खिलाड़ियों के लिए होता, कुछ पता नहीं था। बट फिर मैंने तो बोले फिर देन यू विल हैव टू टेक केयर, तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने इंचार्ज बनाया एक ऑफिस बेरर को, पर वो ऑफिस बेरर जो मेरे मित्र थे उन्होंने बोल दिया 10 दिन बाद कि यार संजय मैं नहीं संभालूंगा यार तुम तो। अब मैं सेक्रेटरी था, हाँ, तो दोनों मेंस क्रिकेट भी देख ही रहा था मैं, तो विमेंस का भी तो मेरे को देखना ही पड़ा। स्वाभाविक है, मिताली तब कैप्टन होती थी, ओके, तो हरमनप्रीत नई नई आई थी बिल्कुल। हाँ, और टीम तो मैंने लिया, और मैंने यहीं इंदौर में यहीं पे मीटिंग करता था मैं ज्यादातर, सिलेक्शन कमेटी की हाँ, यहीं पे करता था ऊपर। हाँ, और टीम धीरे धीरे लेके टूर करा दिए। पहले साल में ही उनको इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टूर कराया, क्योंकि मैं चाहता था कि इनको अनुभव देना, एक्सपोजर देना पड़ेगा। सिर्फ लेने से काम नहीं चलेगा, वही एक्सपोजर देना पड़ेगा। जैसे हम उसी समय इंडिया ए टीम का भी स्टार्ट किया था मैंने कंसिडर, और इसी तरह से कर रहे थे। अच्छा। कि चेतेश्वर पुजारा, जडेजा, ये लोग सबको हम, क्योंकि रिटायर होने वाले थे, सचिन भी, जहीर खान सब रिटायर होने वाले थे। हाँ। सो हमने ए टीम से प्रिपरेशन चालू करा था। हाँ। वही चीज मैंने डिसाइड की लड़कियों के साथ भी, कि इनको भी प्रोसेस टाइम लगेगा, तो हमने वो 4 ए टीम के टूर करते थे और इनके कराए। तो इस तरह से धीरे धीरे बनना चालू हुआ। फिर हमने एक गुंटूर में आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एक अकेडमी थी, जहाँ एक न्यूजीलैंड की फॉर्मर क्रिकेटर कोच थी। तो मैंने आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन से बात करके वो विमेंस क्रिकेट के लिए पहले साल में वो अकेडमी विमेंस के लिए ले ली, वहाँ इनके कैंप्स करा दिए। वो लड़के, वो जो न्यूजीलैंड की फॉर्मर क्रिकेटर थी, उसने कुछ सिक्का एम भी ले। तो इस तरह से शुरुआत हो गई थी। और बाद में तो जैसे जैसा पैसा आता गया और विमेंस क्रिकेट बढ़ता गया, डेवलप, जैसे बोला धीरे धीरे बढ़ते अब इस रेस पे आ गए कि अब हम विश्व चैंपियन हैं। हाँ सर, ये जो अभी भावी क्रिकेटर्स है, मतलब आपने क्रिकेट का बहुत लंबा समय देखा है, और जो आपका रूटीन मैं जानती हूँ, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो निश्चित तौर पे ऐसी है जो हम अनुसरण करें जिसका। तो आप जो भावी क्रिकेटर्स हैं, बच्चे जो अब इसको एज अ करियर डेवलप करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देंगे कि उन्हें किस तरह से इसको एज अ करियर डेवलप करना चाहिए? नहीं देखिए, सबसे डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड आत्मविश्वास। हाँ। आपको अपने आप को बैक करना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट हो, आप एंजॉय करें वो। और मैं मैं अभी भी थोड़ा कोचिंग के लिए चले जाता हूँ कुछ देर के लिए, घंटे भर। तो मेरा हर बच्चों को यही एडवाइस रहता है, क्योंकि पेरेंट्स आईपीएल की स्टोरीज देखती हैं, पेरेंट्स स्टोरीज देखते हैं कि फलाना गरीब बच्चा था, वो इसको उसको ने पिक कर लिया, यूं कर लिया, वो इतने करोड़ों में बिक गया। तो बड़ा टेम्पटिंग है, बट वो काफी मिसगाइडिंग भी करता है, क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी के पीछे 50 फेलियर्स भी हैं। वो 50 फेलियर नहीं दिखाए गए कि सिर्फ वाइड बॉल पे। तो मैं सब बच्चों को शुरुआत में ये बोलता हूँ कि आप फोकस पहले रेड बॉल पे करो, क्योंकि रेड बॉल थोड़ा टफ है खेल। रेड बॉल क्रिकेट असली क्रिकेट है। अब ये ठीक है कि समय के रिक्वायरमेंट आज के लाइफस्टाइल में वाइट बॉल की जगह बन गई, बहुत अच्छी है और कोई गलत नहीं है उसमें बनी। बट रेड बॉल अगर आप खेल रहे हो, रेड बॉल मास्टर गए, तो अब वाइट बॉल तो आपको ऑटोमेटिक आएगा। और एक एज ग्रुप आने के बाद आपके फंडामेंटल सीख कर लिए, आपने बना लिए, उसके बाद तो आप खेलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब खेलते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर, विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेलते हैं, आपके बुमराह खेल रहे हैं, बहुत ढेरों खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा सब खेले, सचिन तेंदुलकर सब फॉर्मेट खेले, सौरव खेले, वो जब नया था वो फॉर्मेट तो खेले, जब एग्जिस्ट कर सकते। ढेरों क्रिकेटर हैं जो दोनों फॉर्मेट में एग्जिस्ट है, और जिनकी लिमिटेशन है, जो नहीं खेल सकते रेड बॉल, तो वो फिर फोकस करेंगे वाइट बॉल में। पर आज की मुझे खुशी होती है कि आज की भी जनरेशन में शुभमन गिल या जायसवाल, यशस्वी जायसवाल जैसे यंगस्टर्स हैं, जो रेड बॉल को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। जो उनको मालूम है, मेरे को खुशी हुई देख के कि वो समझ रहे हैं कि रेड बॉल ही असली क्रिकेट है, और अगर इतिहास में अपनी जगह दर्ज करनी है तो उनको रेड बॉल से करना पड़ेगा, वाइट बॉल की जगह नहीं है। या आईपीएल को इतिहास में कहीं जगह नहीं। आईपीएल इज ए डोमेस्टिक क्रिकेट। अल्टीमेटली आईपीएल का परफॉर्मेंस कहीं काउंट नहीं होता। आप देखिए, विदेशी खिलाड़ी आते हैं, वो अपने 70% पे खेलते हैं आके, वो 100% नहीं देते। और वो एक पर्टिकुलर लेवल तक खेलते रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। उनका कोई टेस्ट सीरीज है या कुछ है, तो वो उसके लिए तैयारी करते हैं, वो वहां चले जाते हैं।
तो वो ठीक अप्रोच है मेरे हिसाब से, कोई कंप्लेंट करते कि नहीं है, पर वो मैं तो दे रहे हैं प्रायोरिटी। आपने पढ़ा होगा अखबार में कि मिशेल स्टार्च और कमिंस ने दोनों ने बहुत बहुत 25-25 करोड़ के ठुकरा दिए आईपीएल ऑफर, क्योंकि उनको प्राइड है, राइट बॉल खेलना है, उनको मालूम है असली क्रिकेट वो है, असली क्रिकेट क्या है, वो हिस्ट्री में जगह, और वो उनको अपने टैलेंट पे आत्मविश्वास भी है। अब जो शॉर्टकट देख रहे हैं या जिनको आत्मविश्वास नहीं कि हम ज्यादा दिन चलेंगे, वो शायद व्हाइट बॉल का T20 वाला फॉर्मेट चुन लेते हैं कि थोड़े दिन में जितना भी जो बन सकता है पैसा बन है, नथिंग रॉन्ग इन इट, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे ख्याल से एक स्टेज ऐसी आने लग गई है कि हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी, जैसे आईपीएल की टीम बनती है अलग, व्हाइट बॉल की अलग बनती है, रेड बॉल, वैसे ही मैं सोचता हूँ कि कैंप्स भी रेड बॉल के अलग, और वो बनेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। देखिए स्टेट एसोसिएशन किसी भी युवा खिलाड़ी को बनाता है, पिकअप कर लेता है 14 साल के एज से, फिर उनको ट्रेन करें, जितने हमारे खेले क्रिकेटर, ये तो इंटर है कि बाकी भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे आशुतोष शर्मा खेल रहे हैं या जो भी खेल रहे हैं, जलज सक्सेना थे, सब यहीं के बने हुए अपने, सब यहाँ से बन के गए व्हाइट बॉल पे। अब होता क्या है कि स्टेट एसोसिएशन तो बना रहा है, उनको खर्चा कर रहा है, सब कर रहा है, और जब वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, आप स्टेट के लिए खेलते नहीं हो, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, राइट। ऐसा कहा जाता है प्लेयर्स के केस में कि केवल हार्डवर्क और स्किल से ही आपको सक्सेस मिलेगा, ये इंश्योर नहीं किया जा सकता, लक भी एक फैक्टर है, जो कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग इंडिया नहीं खेलते हैं, पर हम ये जानते हैं कि जो केवल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है वो उस इंडिया प्लेयर से भी बेहतर है, तो क्या लक काम करता है? देखिए हर केस में तो नहीं, पर हाँ कुछ केस में तो है लक। देखिए अब पैडी शिवालकर ऐसे टाइम हो गए जब बिशन सिंह बेदी थे, सामने जगह नहीं थी, या वीवी कुमार ऐसे समय आ गए थे जब सुभाष गुप्ते भी खेल रहे थे, और ऐसा नहीं कि ये हल्के थे पैडी शिवालकर या वीवी कुमार, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, पर अब जगह तो बैलेंस बनाने के हिसाब से वही बनती है। ऐसा विश्व क्रिकेट में हमेशा दुनिया भर में होता है ये तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि कुछ लक फैक्टर हो सकता है कि अब जैसे अब 2000 से 2005 का जो मिडिल ऑर्डर है, उसमें किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए जगह ही नहीं थी, तो कहाँ खेलेगा? अब आपकी जगह कहाँ है? आप द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को, सौरव को, लक्ष्मण को कहाँ रिप्लेस करोगे? राइट। एंड वो कोई हल्के ऐसे एवरेज प्लेयर नहीं थे चारों। सो अगर उस समय में कई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को अवसर नहीं मिले, तब उसको आप बोल सकते हैं बैड लक। उसको हम कह सकते हैं कि उनका बैड लक था कि ऐसे जनरेशन में आ गए। कुछ लोग और जैसे कुछ पर ऐसे जनरेशन, कुछ प्लेयर ऐसे हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ अभी T20 का जो चल रहा है, कि इतने ढेर हो रहे हैं T20 के, जो डिजर्व नहीं करते थे वो भी खेल रहे हैं, उल्टा भी हो रहा है, तो ये तो लक की बात है। नहीं बिल्कुल, मतलब जैसे बहुत महेंद्र सिंह धोनी भी इतना लंबा चले, महेंद्र MS धोनी तो हल्के प्लेयर तो थे नहीं, बड़े प्लेयर थे, तो जगह, और वो फिट रहे पूरे टाइम, राइट। वो कभी एक बारी मेरे को ध्यान आता है जो नमन खेले एक टेस्ट, वो तो धोनी अनफिट, अदरवाइज धोनी फिट थे, पूरे टाइम फिट रहे, और उनकी फिटनेस और उनकी डिटर्मिनेशन, उनका आत्मविश्वास, उनकी लगन बताती है कि इतना लंबे समय तक चले हो। कई बार हमने प्लेयर्स को ऐसा देखा है कि वो हमारे होम ग्राउंड्स पे तो दे आर कंफर्टेबल, बहुत अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन जब फॉरेन टूर होता है तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से या इवन ग्राउंड से, पिच से, दे आर नॉट कंफर्टेबल, वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मेनली बैट्समैन और इवन बॉलर्स भी। तो ऐसा मतलब क्यों डिफरेंस आता है वो? देखिए मेरे ख्याल से प्रिपरेशन का ज़्यादा पार्ट है, पर अभी तो उल्टा हो गया है। आप पिछले 2 श्रृंखला देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भी हम जीते हैं टेस्ट सीरीज 2, और इंग्लैंड में भी बहुत अच्छी सीरीज 2 ऑल खेल के आए हैं, बहुत अच्छी सीरीज खेले, किंतु इंडिया में हम 2 डोमेस्टिक सीरीज हार गए, एक न्यूजीलैंड से और एक साउथ अफ्रीका से, और वो भी कैसे अपने अपन टर्निंग विकेट बना के टर्निंग ट्रैक्स बनाए और उस पे हार गए हम, जो हमारी स्ट्रेंथ होती थी। तो ये प्रिपरेशन पार्ट अगेन ये आ रहा है कि देखिए फॉरेन टीम्स ने प्रिपरेशन करी, वो कि इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ क्या एक्सपेक्ट करना, क्या कंडीशन रहेंगी, वो प्रिपेयर होके आए। उस हिसाब से वो बैटिंग हमसे बेटर कर रहे थे टर्निंग ट्रैक पे, उनके बॉलर्स हमसे बेटर गेंदबाजी कर रहे थे, और हम शायद हो सकता है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन या ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम यहाँ हारेंगे नहीं। हम 2 सीरीज हार गए, 5 टेस्ट मैचेस हारना,
ये तो इतिहास बन गया। तो ये उल्टा हो गया जो आपने क्वेश्चन किया कि हमने आखिरी 2 सीरीज बाहर बहुत अच्छी खेली, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में जीते और इंग्लैंड से। देखिए बहुत कम होता है ऐसा कि कोई खिलाड़ी पहला टूर करे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में और टेस्ट मैचेस में, टेस्ट मैच में, वाइट बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट मैचेस में शतक बनाए। पर 2 टूर में हमने देखा शुभमन गिल ने 100 पहली बार बना दिए फर्स्ट इंग्लैंड में, यशस्वी जायसवाल ने बना दिए, केएल राहुल ने बनाए, ऋषभ पंत बना चुके हैं। ये सब यंगस्टर्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में अपने प्रथम दौरे में टेस्ट 100 बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी साइन है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि इसके पहले सचिन ने दोनों जगह 100 बनाए थे, सचिन तेंदुलकर ने दोनों जगह, अदरवाइज दोनों जगह किसी ने 100 अपने पहले टूर में नहीं बनाए। तो ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। पर ये जैसा मैंने बोला कि उल्टा हो गया है कि हम टर्निंग ट्रैक बना के यहाँ हार रहे हैं सीरीज, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि खैर अब बड़ा हेक्टिक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो गया, तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्रिकेट में खेल नहीं पाते जहाँ थोड़ा स्पिन खेलने को प्रैक्टिस हो, तो शायद स्पिनर्स की प्रैक्टिस से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन करना चाहिए, अगेन पहले प्रिपरेशन करके होंगे तो खेलेंगे अच्छा। अभी जैसे जो फैसिलिटीज मिलती है ना, मतलब हम प्लेयर्स की बात करें तो उन्हें बहुत अच्छे विकेट मिल रहे हैं, ग्राउंड मिल रहे हैं, इवन उनके मेंटल टफनेस के ऊपर भी उनके सेशंस हो रहे हैं। पर जो पहले के क्रिकेटर्स रहे, मुश्ताक अली सर, और वो शायद काफी लेट 60 के एज में भी खेले और फास्ट क्रिकेट खेलते थे। तो ये मतलब आप कैसे डिफरेंस पाते कि पहले के प्लेयर्स भी परफॉर्म तो करते थे, पर अब ये क्या ज्यादा हाइप होता है कि ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए या मेंटल फिटनेस पे काम करना चाहिए या नई नई टेक्निक्स भी आ गई है? नहीं नहीं, सब चीजें हुई हैं। हाँ। पर हम जनरेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि फेयर नहीं है। तब क्रिकेट कंडीशंस अलग थी, तब क्रिकेट इक्विपमेंट अलग थे, क्रिकेट अलग था, अलग तरह से खेला जाता था। आज ज्यादा अटैकिंग, आज 300 रन दिन भर में बन जाते हैं। बीच में ये हालत आ गई थी कि 100 वेस्ट इंडीज जैसी टीम के अगेंस्ट 200 रन नहीं बना पाते थे, अगर तेज खेल रहे तो ओवर रेट से स्लो कर देते थे वो। तो सब तरह की चीजें थी। तो आजकल तो 300 रन बनते हैं, अगर आप जीतने के लिए नहीं खेल रहे हो तो आप हार जाओगे। हाँ। पहले तो एक समय था जब भारतीय टीम ड्रॉ सोच के करती थी कि ड्रॉ करना है। अच्छा। तो पहले थोड़ा डिफेंसिव भी था, नेगेटिव भी था थोड़ा क्रिकेट। और तब हमारे अगेंस्ट ए टीमें खेलती नहीं थी। भारत के अगेंस्ट जब बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर्स कभी खेले नहीं ज्यादातर टूरों। अब आप, मुझे ध्यान नहीं आता कई, जैसे इंग्लैंड गए तो ट्रूमैन एक आध मैच के लिए, यंग थे तब खेल लिया, कोई भी जो भी उस समय के बॉलर थे खेलते नहीं थे। बट कंडीशंस को अडॉप्ट करना भी एक आर्ट होता है। जैसे मुश्ताक साहब तो इंदौर में बैटिंग विकेट पे खेलते थे, पर पहले टूर में वो पहले टूर में ही बन गए वो, उनके पहले इंडियन जिनने 100 बनाए वहां पे। और तब अनकवर्ड विकेट थे 36 में। तो ये अडॉप्ट करने की कला भी है, वो आना चाहिए। पर पहले तब ये था, एक चेंज ये था कि जब से 36 में जब मुश्ताक साहब ने 100 बनाए, तो उस समय टूर पूरा लंबा होता था। काउंटीज के अगेंस्ट आपको 7-8 मैच मिल जाते थे खेलने, प्रिपेयर करने के लिए, कंडीशंस को अडॉप्ट करने के लिए। आजकल ज्यादा मिलता नहीं। आजकल क्योंकि बिजी हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, कैलेंडर, तो जगह नहीं, तो सीधा आप टेस्ट मैच में थोड़े दिन की प्रिपरेशन के बाद आप टेस्ट मैच में खेलना मिलता। तो वो सब चीजें फर्क आ गई हैं, बहुत फर्क हो गया है। लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा है कि टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, वनडे हो रहा है और T20 हो रहा है। तो ये जो फॉर्मेट्स में जब प्लेयर खेलता है तो वो मतलब उसको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जब वो एक बार टेस्ट के लिए जा रहा है और उसी के एक वीक बाद उसे एक T20 मैच खेलना है, तो उसके मेंटल मेकअप में किस तरह से डिफरेंस करना पड़ता है? देखिए, आजकल तो टीमें भी चेंज हो जाती हैं। हाँ। और फिर अनुभव के बाद तो आप अडॉप्ट कर लेते हो। जैसा मैंने पहले कहा, रेड बॉल एक बार आप खेल गए तो बाकी चीजों में इतना डिफिकल्टी नहीं होती है। और आज भी टीमें तो टेस्ट क्रिकेट ही, आज भी लोग कहते हैं, दर्शक नहीं, पर आज देखिए एशेज का आज भी 5वां टेस्ट चल रहा है। इंग्लैंड श्रृंखला हार चुकी है, पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भरा हुआ है अभी भी। टेस्ट मैच में अच्छे आज भी आ रहे हैं, पूरा पैक रही पूरी सीरीज। या भारत अभी इंग्लैंड में खेला तो टेस्ट सीरीज पूरी पैक थी। सो ये एक एंटी पब्लिसिटी होती है टेस्ट क्रिकेट की, वो टेस्ट क्रिकेट देखते नहीं, गलत है, देख रहे हैं लोग आज भी। और युवा जनरेशन भी बैठी है उसमें। आज भी आप टेस्ट है, कल भी देख लीजिए, सिडनी में भरा हुआ है, जबकि रिजल्ट सीरीज का हो चुका है। मतलब क्रिकेट प्यार। या इंडिया भी जैसे गई थी, 2 टेस्ट हार गई थी, फिर 2 टेस्ट जीती, 2 टेस्ट के बाद भी भरा हुआ था, पूरा सोल्ड आउट रहते थे स्टेडियम। सो क्रिकेट अगर अच्छा खेला जा रहा है, और जो कि खेला गया इंदौर श्रृंखला, तो लोग आएंगे देखने टेस्ट क्रिकेट। लोग समझते हैं कि असली क्रिकेट तो वही है। T20 वाले दर्शक जो है वो नई श्रेणी के ज्यादातर नए आए, जिनको उनका अलग एक बना हुआ है ब्लॉक की, वही ये लोग देखते हैं।
हाँ। टेस्ट क्रिकेट के भी लोग जेन्युइन लवर हैं जो टेस्ट क्रिकेट, जैसे मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं देखता हूँ, मेरे को मजा ही नहीं आता, मेरे को बहुत प्रेडिक्टेबल लगता है वो। हाँ। फेयर नहीं है मेरे हिसाब से, वो ऐसा हो गया है कि दो जने बॉक्सिंग कर रहे हैं, एक बॉक्सर को बोला है कि आप फेस पे मत मारना, राइट पंच यूज नहीं करना, दूसरा सब कर रहा है, तो ये फेयर नहीं है। हाँ। ऐसे बॉलर के लिए कुछ है ही नहीं उसमें कि आप यहाँ नहीं डालोगे, ये नहीं डालोगे, यहाँ फील्डर नहीं, बाउंसर नहीं डालोगे, ये तो फेयर नहीं है। और बैट्समैन को प्रेडिक्टेबल बना दिया कि बैट्समैन को मालूम है कि यही रेंज में है बॉल, अब यही रेंज में है, तो वो फील्डर नहीं है, यहाँ नहीं है, वो नहीं है, तो मैं फेयर नहीं सोचता, मुझे वो मजा नहीं आता खेलने में। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं है, बॉलर को और बैट्समैन को दोनों 50, दोनों के पास फुल है। हाँ। आप खेलिए अपनी, जो जिसमें जितना दम है। पहले यूजुअली एक कंसेप्ट रहता था कि मॉर्निंग में प्रैक्टिस करनी है, इवनिंग में प्रैक्टिस करनी है, और घर से मैनेज होता था। लेकिन आपने एक कंसेप्ट यहाँ भी डेवलप किया क्रिकेट एकेडमी का, जिसमें कि पूरी तरह बच्चों पे ध्यान दिया गया, इवन उनके न्यूट्रिशन पे, क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो डेफिनेटली उसको रेगुलरली मील्स भी मिलते रहें, ये भी ज़रूरी होता है। तो ये जो आपने क्रिकेट एकेडमी का कंसेप्ट रखा और यहाँ पे डेवलप भी हुआ इंदौर में, एमपी में, तो इसको आपके पास ये थॉट प्रोसेस कैसे आया, मतलब हाउ कुड यू डू दैट? नहीं, ये तो देखिए, देख के, जैसे मैं बाहर जाता था, कभी इंग्लैंड में गया तो देखा मैंने, लॉर्ड्स का भी देखी एकेडमी, ये देखी। हाँ। सो मुझे लगा कि, और फिर थोड़ा एज ए क्रिकेटर जो मुझे कमी लगती थी, और एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद मुझे भी लगा कि नहीं, हमको कुछ एफर्ट करते रहना चाहिए। तो ये सब एक मिक्स वो थी प्रतिक्रिया, हाँ। कि सब, कि यहाँ ये अच्छा था, यहाँ से कुछ ये उठा लिया, यहाँ अच्छा था, यहाँ से कुछ लिया, कुछ अपने दिमाग में आ गया, इस तरह से मिक्स करके किया था कि क्यों ना करें। अब यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ एकेडमी, क्योंकि अपना 9.5 एकड़ ही है ये जमीन, तो हमने वो गैलरीज के नीचे जगह बना ली स्टेट की। वो कंसेप्ट नया था कि उसी के अंदर हमने बना ली जगह। तो क्योंकि किसी भी तरह से हम, आप बहुत कम लोगों को मालूम है कि यहाँ एक बहुत बड़ी, एक कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे, स्टेडियम में फंड नहीं थे, तो एक शुरू में याद थे कि यहाँ क्लब हाउस बना लिया जाए और उसमें मेंबरशिप दें, उसके पैसे से फिर स्टेडियम बनाए। बट मैंने बहुत खुल के विरोध किया था, ये बहुत कम लोगों को मालूम है ये चीज, क्योंकि मुझे मेरा आर्गुमेंट था कि ये क्रिकेट के लिए है और क्रिकेट के लिए ही रहेगी ये जमीन, यहाँ क्रिकेट ही होगा। बाकी लोग चाहते थे कि यहाँ क्लब हाउस बन जाए, बहुत से लोग थे उसमें, हमारे मेंबर्स भी थे, कि नहीं यार पहले क्लब बना लो। तो उसका मैं बिल्कुल शुरू से आया था, और मैंने उसको प्रोग्रेस होने ही नहीं दिया हुआ कि नहीं, ये रहेगा क्रिकेट, जैसा भी जितना भी टाइम बनेगा तो क्रिकेट का ही लिए ये पूरा। तो सर आपने मतलब लगभग 50 साल के ऊपर आपने क्रिकेट को दिए हैं, और अभी भी जो आपका जुनून है वो देखते ही बनता है, क्योंकि मैंने आपकी जो लाइफस्टाइल है, रूटीन है, वो पूरी तरह क्रिकेट से जुड़ा हुआ पाया है। और हम, मतलब मैं और यंगस्टर्स, इवन मेरे सीनियर्स, वी लुक फॉरवर्ड कि हम आपसे हमेशा सीखते रहें। और आज आपने जो हम लोगों को समय दिया फॉर हैविंग दिस पॉडकास्ट, सो थैंक यू सो मच सर, एनर्जीज इनफाइनाइट की तरफ से, थैंक यू सो मच सर।